आज हम इनफर्टिलिटी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो हम डिस्कशन अभी तक कर चुके हैं वो डिस्कशन अधूरा रह जाएगा अगर हम इनफर्टिलिटी के टॉपिक को मेंशन नहीं करेंगे। तो इंडिया में या वर्ल्ड में बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो इनफर्टाइल हैं। अब इनफर्टाइल कपल कौन से होते हैं? इनफर्टाइल कपल वो होते हैं जो साथ में रहते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो उनके जो हैं बच्चे नहीं होते। तो इस तरह के कपल्स को इनफर्टाइल कपल्स कहा जाता है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फिजिकल रीज़न भी हो सकता है, कॉन्जेनाइटल रीजंस भी हो सकते हैं, कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि वो ड्रग्स लेते हों। इम्यूनोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, उनके इम्यून सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो या उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि इंडिया में अगर किसी कपल के बच्चे नहीं होते तो हमेशा फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है, जबकि कई बार ऐसा होता है कि उसके मेल पार्टनर के अंदर कोई भी कमी हो सकती है। तो इसके लिए स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बने हुए हैं जो कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर सकते हैं और फिर उसके लिए क्या करेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है उसके हिसाब से इलाज कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिंपल प्रोसीजर से बच्चे पैदा करना मुश्किल होता है। तो तब क्या किया जाता है कि इस तरह के कपल्स को जो जिनमें इस तरह की करेक्शन पॉसिबल ना हो, तो उनको अगर बच्चे चाहिए तो कुछ स्पेशल टेक्निक्स को उनको अडॉप्ट करना होता है। और इन टेक्निक्स को हम क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज कहा जाता है। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है इनवर्टो फर्टिलाइजेशन। इनवर्टो फर्टिलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि फर्टिलाइजेशन किया जाता है किसका? एग और स्पर्म का। और सिमिलर कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं बॉडी के बाहर, जैसे कि स्पर्म और एग को बॉडी के अंदर मिलेंगे। तो जब एक बार इनके फर्टिलाइजेशन से जायगोट डेवलप हो जाता है तो फिर अभी उसमें कुछ सेल डिवीज़न होने देते हैं। जब वो एम्ब्रियो बन जाएगा, अब जायगोट के अंदर सेल डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे तो क्या बनेगा? एम्ब्रियो। फिर इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फीमेल की बॉडी के अंदर। तो ये जो मेथड है इसको नॉर्मली या पॉपुलरली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। और इस टेक्निक में क्या करते हैं कि या तो वाइफ से या किसी डोनर फीमेल से एग लिया जाता है और स्पर्म ले लेंगे या तो हस्बैंड का या किसी डोनर मेल का। उनको कलेक्ट किया जाता है और उनको क्या करवाया जाता है? इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। लेबोरेटरी में इस तरह की कंडीशंस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो जायगोट डेवलप होने के बाद जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती हैं, मान लो उसके अंदर 8 सेल तक वो पहुंच गया, तो तब इसको फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। तो अगर 8 सेल की स्टेज पे हम इसको ट्रांसफ़र करवाते हैं तो कहाँ पर करवाया जाता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। लेकिन अगर 8 सेल से ज़्यादा की स्टेज में ट्रांसफ़र करवाना होता है तो डायरेक्टली फिर यूट्रस के अंदर इसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो एम्ब्रियो बनते हैं इन वाइवो फर्टिलाइजेशन से, जिसमें क्या हो रहा है कि बॉडी के बाहर सिमिलर कंडीशंस प्रोवाइड करवाई गई हैं, तो फिर इससे क्या होगा कि ये इस तरह की फीमेल को हेल्प करेगा जो सिंपल प्रोसीजर से कंसीव नहीं कर सकती। इसी तरह के कुछ और मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं जिनमें आता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। अब गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र टेक्निक्स हमेशा ये ऐसी कंडीशंस में, ऐसे केसेस में यूज़ की जाती है जहाँ पर जो फीमेल है वो प्रॉपर साइज़ का एग, अच्छा एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन क्या कर सकती है कि अगर जो बाकी की गेस्टेशन पीरियड है उसके लिए उसका यूट्रस सूटेबल है। तो इस तरह के फीमेल्स में क्या किया जाता है कि ओवा लिया जाता है किसी डोनर से, उसको लेने के बाद बाहर उसका फर्टिलाइजेशन करवा देंगे, ठीक है। और फिर फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद उसको ट्रांसफ़र करवा देंगे। लेकिन इस टेक्निक में क्या हो सकता है? अगर जायगोट बनने के बाद ट्रांसफ़र करवाया तो वो तो कहलाएगा ZIFT।
लेकिन अगर किसी डोनर फीमेल से एग ले लिया तो उसको डायरेक्टली फीमेल के अंदर उसकी फैलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है, जिसको बोलते हैं GIFT। अब GIFT क्या है? देखो, GIFT में हुआ गैमीट का ट्रांसफ़र, और ZIFT में किसका ट्रांसफ़र हुआ? बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ और ट्रांसफ़र हुआ जायगोट का। तो ये हमेशा आपको याद रखने की चीज़ है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसी तरह की एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम से भी इंडिकेट हो रहा है कि स्पर्म्स को इंजेक्शंस में लेकर उसको डायरेक्टली क्या करवा दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि स्पर्म लेंगे और उन स्पर्म्स को इंजेक्शंस के थ्रू लिया और डायरेक्टली इंजेक्ट किसके अंदर करवा दिया? एग के अंदर। फिर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? तो इसमें हमने क्या किया? स्पर्म्स को डायरेक्टली इंजेक्ट किया। तो इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ICSI। अच्छा, ये हो गया। अब ये वाला एक और प्रोसीजर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये किस में यूज़ किया जाता है? पहले तो हम ये देखेंगे, जिसमें जो हस्बैंड है वो क्या ना कर सके, वो इंसेमिनेशन का प्रोसीजर में कैपेबल ना हो, या तो उसके ऐसा भी हो सकता है कि जो उसके स्पर्म्स हैं उनकी जो मोटेलिटी है वो कम है, लो स्पर्म काउंट भी हो सकता है, मतलब उसके सीमन में स्पर्म कम हो, या किसी भी रीज़न से अगर जो नॉर्मल इंसेमिनेशन का प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो टेक्निक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, वो यूज़ की जाती है। तो नाम से इंडिकेट हो रहा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या करेंगे कि या तो उसी हस्बैंड का, जो उसका हस्बैंड है, उसका सीमन कलेक्ट करके उसको डायरेक्टली इंजेक्ट करवा दिया जाएगा वेजाइनल पार्ट में या फिर यूट्रस में, और या फिर क्या कर सकते हैं कि किसी डोनर का सीमन लेकर उसको इंजेक्ट करवाया जा सकता है। तो अगर इसको हम फिर क्या बोलते हैं? अगर कहाँ पर करवाया? यूट्रस वाले रीजन में इसका ट्रांसफ़र करवाया गया, तो इसको हम, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो भी इस चैप्टर में हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कुछ प्रोसीजर्स हमने आपको बताए जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो ये जितने भी प्रोसीजर अभी आपको बताए गए हैं वो किस लिए यूज़ किए गए, मतलब उनका अल्टीमेट जो एम है वो क्या है? उनका एम ये है कि जो चाइल्डलेस कपल हैं उनको बच्चे मिल जाएं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन इन सभी टेक्निक्स में क्या ज़रूरत किस चीज़ की है कि स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल की हेल्प लेनी ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, ये जो प्रोसीजर है वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। तो अब और दूसरी एक और बात है कि इस तरह की जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो हमारे कंट्री में कुछ एक जो स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, उन्हीं के अंदर अवेलेबल हैं। तो ऑब्वियसली इनका जो बेनिफिट है वो कुछ ही जो लोग हैं वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और एक और चीज़ भी आ जाती है कि इसमें फिर इमोशनल इश्यूज़ भी आ जाते हैं, रिलीजियस फैक्टर्स भी आ जाते हैं, या सोशल फैक्टर्स भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जो क्या करते हैं कि इस तरह का किसी भी टेक्निक को अपनाने में रुकावट डालने का काम करते हैं। मतलब लोग, एक नॉर्मल बच्चा हो और कोई एक टेस्ट ट्यूब बेबी हो, तो हमारे समाज में उसको एक अलग नज़र से देखा जाता है, कुछ ना कुछ उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, प्रेफर करना पसंद नहीं करते इस तरह के मेथड्स को। लेकिन इनका एम क्या है? फिर वही बात हम कहेंगे कि इनका एम क्या है? चाइल्डलेस कपल्स को
बच्चे मिलें किसी ना किसी तरह। तो इंडिया में बहुत सारे ऑर्फनेज बने हुए हैं जहाँ पर डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन यानी कि जो निराश्रित बच्चे हैं वो रहते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि उन बच्चों को प्रॉपर केयर वगैरह भी नहीं मिल पाती, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, तो वो मैच्योरिटी की एज तक जिंदा भी नहीं रह पाते। तो हमारे इंडिया के अंदर इस तरह का लॉ बने हुए हैं जो हमें परमिशन देते हैं कि हम लीगली अडॉप्ट कर सकें इस तरह के बच्चों को। तो ये भी एक बेस्ट मेथड है अगर चाइल्डलेस कपल पेरेंट बनना चाहते हैं तो ये सभी हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के एम्स को हमने डिस्कस किया। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है।